कुछ दिन पहले पत्रकार मित्रों ने जब मुझसे पूछा कि जो रैली प्रदर्शन या जुलूस या जो सत्याग्रह का नाम देकर के और मनीष कश्यप की समर्थन यात्रा निकल रही है, क्या उससे मनीष कश्यप को कोई लाभ होगा, फायदा होगा? जब न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो फिर इन प्रदर्शनों से या इस समर्थन यात्रा से मनीष कश्यप को कोई फायदा होगा कि नहीं? मनीष कश्यप के कुछ विरोधियों ने ये सवाल उठाया था। इसके बारे में जब मुझसे कुछ पत्रकार भाइयों ने पूछा तो मैंने तल्ख टिप्पणी करते हुए उसका जवाब दिया था कि जो लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा या जो लोग कह रहे हैं कि अगर आप जुलूस में जाइएगा, प्रदर्शन में जाइएगा तो जेल चले जाइएगा, तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर आप जानते हैं कि परमिशन लेकर के संवैधानिक ढंग से अगर कोई व्यक्ति किसी के पक्ष में प्रदर्शन करता है या जुलूस निकालता है या बैठक करता है या रैली करता है, तो भी अगर सरकार उसको जेल भेज देती है, निर्दोष को जेल भेज देती है, तो आपको सरकार के खिलाफ होना चाहिए, न कि उन निर्दोषों को डराना चाहिए कि आप मत जाइए। क्योंकि डरपोक लोग होते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिससे तल्ख टिप्पणियां निकल गई थी मेरे मुंह से। तो उस बात को लेकर के और सवाल मुझसे पूछा गया कि आखिर किस नियम और नियमावली के तहत, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के किस नियम नियमावली के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस नियम और नियमावली के तहत मनीष कश्यप का समर्थन यात्रा, मनीष कश्यप के लिए कोई रैली, कोई बैठक, कोई धरना प्रदर्शन उनको जो है वो न्यायालय में इस बात का लाभ दिलाएगी। तो पहले तो मैं बता दूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 53 क्या कहती है वो सुनिएगा आप लोग। अनलाइक सिविल केसेस वेयर द कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, इन क्रिमिनल केसेस इट इज रेलिवेंट। सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट provides that in criminal cases the good character of the accused person is relevant. The reason behind this is the basic human psychology that a person of good character will not generally resort to a criminal act. If goodness is provided, it helps in a presumption of non-commission of the offense by that individual. Evidence of good character is always admissible. In some exceptional cases, evidence of good character is always admissible in criminal cases, although they are not admissible in civil cases. मतलब ये हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, अगर उसकी सामाजिक छवि अच्छी है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, तो उसको लाभ मिलता है क्रिमिनल केसेस में, कुछ सेक्सुअल क्राइम्स को छोड़कर और कुछ अपवाद क्राइम्स को छोड़कर, जैसे 376 का या वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को छोड़ करके अगर किसी व्यक्ति का पहले से कंडक्ट अच्छा है तो उसका लाभ मिलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर से सुन लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 53 यानी 53 के अनुसार। तो अब आप कहिएगा कि धरना प्रदर्शन या जुलूस, इससे कैसे जो है लाभ मिल जाएगा? अभी तो मैंने कहा कि अच्छे कैरेक्टर के कारण उनको जो है वो लाभ मिलेगा, अच्छी छवि के कारण लाभ मिलेगा, उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड के कारण उनको जो है वो लाभ मिलेगा। तो आर्टिकल 19A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की 19A, भारतीय संविधान का आर्टिकल है, उसके 19A के तहत एक व्यक्ति के पक्ष में हम खुले तौर पर मीडिया में, हम खुले तौर पर सड़कों पर, हम खुले तौर पर कहीं भी बोल सकते हैं, बशर्ते कि कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो और कोई जो है वो कानून नहीं तोड़ा जाए। तो जब कोई व्यक्ति आर्टिकल 19A के तहत किसी अक्यूज्ड का भी समर्थन करता है कि हाँ ये अच्छी छवि के हैं और उसमें कानून नहीं तोड़ा जाता है, तो यह एक समाज के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट हुआ कि उस व्यक्ति का चरित्र और छवि समाज में अच्छी है। तो ये दो कानून के तहत आप समझिए। दूसरी बात कि एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि आशाराम और राम रहीम के तो भक्त उनको मानते थे कि वो भगवान ही हैं और उनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ गए थे, तो अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में जुलूस प्रदर्शन इत्यादि से कोर्ट में कोई अंतर पड़ता तो लाखों और करोड़ों की संख्या में जो आशाराम, राम रहीम इत्यादि लोगों की के जो समर्थक हैं उनको क्यों नहीं लाभ मिला? तो मैंने पहले ही बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53 में ये वर्णित है महिलाओं के खिलाफ और खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो अपराध है, तो उस स्थिति में कहीं भी इसका लाभ नहीं मिलता है कि उनकी छवि क्या है, उनका कैरेक्टर कैसा है और उनका रिकॉर्ड कैसा है, ये समझ लीजिए।
और जब जनता किसी का समर्थन करती है, अगर उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप नहीं है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द लिखा हुआ है एक्सेप्शन में, इंडियन एविडेंस एक्ट 53 के जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं उसमें आपने लिखा हुआ है, आप लोग किताब को पलट करके देख सकते हैं। तो आशाराम और राम रहीम का जो उदाहरण दिया गया वो तो पहले ही इस एविडेंस एक्ट के इस सेक्शन के अनुसार ऐसे ही खत्म हो जाती है। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप नहीं है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस यानी पर्याप्त साक्ष्य अगर उस व्यक्ति के खिलाफ है, तो फिर उस सामाजिक छवि का कोई अंतर ट्रायल में नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की सामाजिक छवि साफ सुथरी है और वह व्यक्ति इतना जेन्युइन है कि जनता कह रही है कि ये नहीं भागेंगे, जनता में अधिकतर लोग उनका बेलर बनने को तैयार हैं, तो वकील की ये दलील हो सकती है। यही बात मैंने कहा था कोर्ट में कि हुजूर, माय लॉर्ड या योर ऑनर, हमारे जो क्लाइंट हैं वो इतनी साफ सुथरी छवि के हैं कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा बिहार, पूरा जिला या जो भी दायरा है वो उनके पक्ष में खड़ा है। तो ये दलील हो सकती है। और वकील बेल प्रेयर के समय में कोई भी दलील दे सकता है अगर वह दलील भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट के तहत कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गया बेल प्रे करने और एक क्लाइंट जो मेरे हैं वो मर्डर केस के अक्यूज्ड हैं, तो मैं बेल प्रेयर के समय में कह सकता हूं कि योर ऑनर, my client may be granted the bail as he is having a good moral character and he is having a very big agency of tractor or any four-wheeler, or he is having or he is the proprietor of a petrol pump. He'll not abscond, because once he abscond his all properties will be meaningless. हम ये कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो इतने जेन्युइन लोग हैं, उनका इतना अच्छा कैरेक्टर है कि उनके पास ट्रैक्टर की एजेंसी है, बोलेरो की एजेंसी है, फोर व्हीलर की एजेंसी है, टू व्हीलर की एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, तो इतना धन संपत्ति छोड़ करके वो भाग नहीं सकते हैं। या उनका बड़ा न्यूज चैनल चलता है, उससे लाखों रुपया का महीना आता है, उनका कोचिंग चलता है, लाखों रुपया का महीना आता है, तो इसको छोड़ के वो भाग नहीं सकते हैं। ये मैं दलील दे सकता हूं, कोर्ट में प्रेयर कर सकता हूं बेल के लिए, इसलिए इनको बेल दिया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह मनीष कश्यप के बेल प्रेयर के समय में यह कहा जा सकता है कि 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला इनका चैनल है, चैनल से लाखों रुपए का इनकम है और देश की जनता उनका बेलर बनने को तैयार है, उनके पक्ष में जुलूस निकाल रही है, समर्थन यात्राएं निकाल रही है या रैलियां निकाल रही है, और जो इस बात का सबूत है कि समाज के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनका कैरेक्टर या प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है। अब रह गई बात कि पूछा गया कि आशाराम और राम रहीम के केस में भी तो बहुत सारे समर्थक थे, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग सड़कों पर उतरे थे वो उग्र थे और वो लोग क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे थे। तो किसी का समर्थक अगर उसके लिए खतरा बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन जाए, तो ये उसके गुड कैरेक्टर को नहीं दिखाता है। इसीलिए मैंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मनीष कश्यप के समर्थकों को जो भी यात्रा, जो भी रैलियां, जो भी प्रोसेशन निकालना है, जो भी यात्राएं निकालनी है, कानून को साथ में लेकर के निकालना है, कानून को हाथ में लेकर के नहीं निकालना है। मुझे लगता है कि जो सवाल मुझसे पूछा गया था उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया, और जिन महोदय ने यह सवाल पूछा था मैं उनको बता दूं कि जब मनीष कश्यप के कुछ तथाकथित विरोधियों पर मैं बरस रहा था तो उस महोदय का वो गांधीवादी चेहरा मेरे दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि मैं गांधी जी को महात्मा ही नहीं बल्कि भगवान मानता हूं और वो भी एक गांधीवादी नेता हैं। उन्होंने एक प्राइवेट नौकरी छोड़ करके और समाज सेवा को चुना है। तो आप चाहे मनीष कश्यप के विरोधी हो या पक्षधर हो, जो समाज के लिए आपने किया है, जिस तरह से आपने रीएडमिशन शब्द को डिलीट करवा दिया है और जिस तरह से सुख दुख में लोगों के आप खड़े रहते हैं और जिस तरह से मजबूती से हर लड़ाई को आप लड़ते हैं, आप एमबीए किए हुए, चाहते तो लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। और जो विरोधियों के डीएनए पर मैंने सवाल उठाया था उनका सच में डीएनए खराब है और आपका डीएनए एक गोसाई ब्राह्मण गिरी परिवार का डीएनए है जिसको देखते हम लोग कहते हैं गिरी बाबा प्रणाम। और मेरा जो डीएनए है वो ब्राह्मणों की पूजा के लिए, ब्राह्मणों की इज्जत के लिए जाना जाता है।
क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का ब्राह्मण जो है वो पूज्य है। हमारी संस्कृति भी इस बात को मानती है कि हमारा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गोसाई हो, कानकुब्ज हो, शाकद्वीपी हो, कोई भी ब्राह्मण का कैटेगरी जो है वो मेरे लिए पूज्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शूद्र को मां सबरी का दर्जा नहीं देते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वैश्य की इज्जत नहीं करते हैं। हम हर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की हम पूजा करते हैं। अब आप सोचिए कि जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिनके खानदान का डीएनए इतना ऊंचा है कि मेरा पूरा खानदान उनको प्रणाम करता है, पाँव लगता है, पाँव पूजता है, कैसे सोच लिए होंगे वो कि उनके डीएनए पर मैं प्रश्न उठा दूंगा। जय हिंद, जय बिहार।